हेलो फ्रेंड्स। माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे पता होता कि जिन्ना को एक जानलेवा बीमारी है और वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, तो मैं भारत का विभाजन कुछ समय के लिए टाल देता और पाकिस्तान बनने ही नहीं देता। कौन था वो बंबई का पारसी डॉक्टर जिसको ये राज 12 साल पहले से पता था, परंतु जिसने ये राज अपने सीने में बहुत गहरी तरफ से दफन करके रखा और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी? यदि ये राज पहले खुल जाता तो आज संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप की तस्वीर ही कुछ अलग होती। क्या था जिन्ना की मौत का राज? क्या वो एक साजिश थी? जिन्ना अपनी जीवन के आखिरी पड़ाव में, आखिरी के 2 महीने में क्वेटा से जियारत कैसे चले जाते हैं, जहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और जियारत एक छोटा सा हिल स्टेशन है क्वेटा से दूर। किसकी सलाह पर यह निर्णय लिया गया? कौन थे उनको जो वहां लेकर के गए? किसने उनको वहां भिजवाया? वो जियारत कैसे पहुंचे? दोस्तों, ये कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में आज तक पिछले 75 साल में सॉल्व नहीं हो पाई हैं। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज के स्टडी में हम आपके साथ कोशिश करेंगे परत दर परत इन चीजों को खोलने की, और इस सब का फैसला आज आप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सफर जिन्ना की अंतिम 2 महीने के मृत्यु से पहले के कुछ समय के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आज की शुरू होती है 14 जुलाई 1948 से। जिन्ना क्वेटा में उन दिनों प्रवास कर रहे थे। अचानक से उनको क्वेटा से 133 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है जियारत, वहां ले जाया जाता है। ये तकरीबन 2450 मीटर अबव सी लेवल है, जो कि भारत के हिल स्टेशन नैनीताल से थोड़ा सा ऊंचा है। ये बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है जहां पर लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए और कुछ चैन और सुकून की जिंदगी जीने के लिए जाया करते थे। यहां पर एक खरवानी बाबा हुआ करते थे जो कि अपनी पूजा पाठ में लगे रहते थे, और उनकी जियारत को देख करके इस सिटी का नाम ही मतलब जियारत डाल दिया गया था। तो जियारत इसका नाम ऐसे पड़ा। यहां पर एक जिन्ना हाउस था जो कि जियारत शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे गवर्नर जनरल रेजिडेंसी कहा जाता था उस जमाने में। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी पर जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना अपनी एक पुस्तक जो उन्होंने जिन्ना के ऊपर लिखी थी, माई ब्रदर, उसमें यह कहती हैं कि जियारत जाने का फैसला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का खुद का फैसला था, क्योंकि वो उनका यह कहना था कि जियारत में मैं कुछ दिन आराम से रह पाऊंगा, कुछ चैन और सुकून की जिंदगी जी पाऊंगा, क्योंकि क्वेटा में तो मुझसे लोग इतने मिलने आते रहते हैं, इतने फंक्शंस में मैं इनवाइटेड रहता हूं, ऑफिशियल और पर्सनल इतने सारे काम हो जाते हैं, लोग मिलते रहते हैं, तो मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलता, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो जिन्ना 14 जुलाई को जियारत पहुंचते हैं। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक फ्रेंड्स जिन्ना रेस्ट करते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऑफिशियल काम नहीं करते, लेकिन किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करते हैं। यहां पर ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली हो जाती है कि ये 7 दिन तक उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, वो भी ये जानते हुए कि मैं बीमार हूं। 21 जुलाई को उनकी बहन फातिमा जिन्ना को यह पता चलता है कि पाकिस्तान की एक फेमस डॉक्टर, डॉक्टर रियाज अली शाह, जियारत आए हुए हैं एक पेशेंट को कंसल्ट करने के लिए। फातिमा उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके एक डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है और जियारत में आ ही गया है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए और एक बार चल के बात कर ली जाए और उसको बुला लेते हैं। जिन्ना मना करते हैं उनको। जिन्ना की जैसी आदत थी, जिन्ना कहते थे कि यार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा थोड़ा पेट खराब है। फातिमा जिन्ना उनकी बहन थी, उनको बहुत प्यार करती थी और जिन्ना भी फातिमा को बहुत प्यार करा करते थे। दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी। तो फातिमा इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानती थी कि जिन्ना लापरवाही करते हैं और अपनी सेहत के साथ, और जिन्ना खाने के लिए बहुत मशहूर है, तो फूडी है आदमी है। तो डॉक्टर आएगा, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ परहेज बता देगा, खाने पीने पर रोक लग जाएगी, तो इसलिए वो डॉक्टर को अवॉइड ही करते हैं।
तो वो आमूमन मरे मन से उनको बहुत परस्यू करने के बाद कहते हैं कि अच्छा चलो बुलवा लो। तो इनिशियली डॉक्टर रियाज अली शाह उनको देखते हैं और उनके हिसाब से थोड़ा सा नॉन सेटिस्फैक्टरी वो आता है और वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, जो कि उन दिनों लाहौर के बहुत बड़े सर्जन थे, उन्होंने आर्मी में भी अपनी सर्विस दी थी बतौर डॉक्टर, उनको बुलवा लेता हूं। तो फातिमा इस बात को सुनकर के कहती हैं कि मैं उनको बुलवाने का अरेंजमेंट करती हूं, और वो जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी फारूक अमीन को इस बात के लिए कहती हैं कि वो तुरंत कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली को इत्तला करें कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात करके लाहौर में डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को तुरंत बाई एयर आने का निर्देश दें। डॉक्टर इलाही बख्श मैसेज मिलने के बाद तुरंत क्वेटा पहुंचते हैं बाई एयर और जियारत आते हैं। ये 23 जुलाई को आते हैं। 21 जुलाई को उनको खबर पहुंचती है, 22 को वहां से तैयारी करके और 23 को वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन क्वेटा से जियारत पहुंचने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वहां से जियारत 133 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी इलाका था। उनको आते आते शाम हो जाती है, रात बहुत हो चुकी थी, तो उस दिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। अगले दिन डॉक्टर इलाही बख्श उनसे मिलते हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने भी एक पुस्तक लिखी थी अपने आखिरी दिनों के बारे में कायदे आजम के। उस पुस्तक का नाम था विद कायदे आजम ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, और उन्होंने अपनी मेमोयर्स उसके अंदर लगाए थे। डॉक्टर इलाही बख्श का यह कहना था कि मैं 24 जुलाई को कायदे आजम से मिला और उन्होंने मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करी और मेरे से ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा बस डॉक्टर साहब पेट ठीक कर दो, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं समझ गया था उनको देख के और उनकी कंडीशन को देख के। मैंने उनके चेकअप भी करे और उसके बाद मैं समझ गया था कि पेट तो इनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने कुछ टेस्ट सजेस्ट करे जो अगले दिन 25 जुलाई को हुए, और उसकी रिपोर्ट्स जो आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। उनके लंग्स में जो गड़बड़ी डॉक्टर इलाही बख्श को लग रही थी वो सच साबित हो चुकी थी। जिन्ना को ट्यूबरकुलोसिस था, और वो भी एक ऐसे स्टेज में जहां पर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर था। इस रिपोर्ट से घबराए हुए डॉक्टर इलाही बख्श फातिमा जिन्ना को ये खबर देते हैं। खबर सुन के फातिमा जिन्ना भी काफी सुन्न रह जाती हैं और वो कहती हैं कि अब कायदे आजम कोई बच्चे नहीं है, आप स्वयं उनको जाकर के ये खबर दें। डॉक्टर इलाही बख्श अपनी इस पुस्तक में इस बात का आगे जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं कायदे आजम के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि आपको अब ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, तपेदिक की बीमारी है, तो ये सुनकर के जिन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं, डॉक्टर ये बात तो मुझे 12 साल पहले से पता है। अब हैरान होने की बात थी डॉक्टर इलाही बख्श की। डॉक्टर इलाही बख्श ने उनसे पूछा कि अगर आपको 12 साल से ये बात पता थी तो आपने अब तक किसी को क्यों नहीं बताया? कौन था ये जो जिसने आपको बताया कि ये आपको बीमारी है और आपने इसको क्यों छुपाया? तो इस बात का जिक्र जिन्ना करके उनको बताते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी राज को इसलिए छुपा के रखा, अगर मैं पहले बता देता तो हिंदू मेरी मौत का इंतजार करते रहते, तो पाकिस्तान निर्माण मुश्किल में पड़ जाता। दोस्तों, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाबत भारत के विभाजन और आजादी के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी गई थी। ये किताब लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की थी। इसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट। बहुत फेमस किताब थी, बहुत ऑथेंटिक बुक है ये भारत के आजादी और विभाजन के ऊपर। इसमें भी इस बात का एक जिक्र है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर इस बात को अपनी आगे फॉरवर्ड करते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि अप्रैल 1947 में ये बात माउंटबेटन को, गांधी, नेहरू और पटेल इनमें से किसी एक को भी पता चल जाती तो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा कुछ अलग होता, आज कुछ अलग ही चीज होती है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने आजादी के पश्चात लंदन जाके माउंटबेटन का इंटरव्यू भी लिया। इस इंटरव्यू में माउंटबेटन अपनी बात को खुल करके उनके सामने रखते हैं। ये भी इस फ्रीडम एट मिडनाइट बुक के अंदर दिया हुआ है। वो ये कहते थे कि उस वक्त तक यदि मुझे ये पता रहता कि जिन्ना को एक लाइलाज बीमारी है और वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, तो मेरे पास इतनी ताकत तो थी कि मैं पार्टीशन को साल 2 साल टाल सकता था,
मुझे क्लेमेंट एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने खास तौर पर इंडिया भेजने से पहले ये कहा था कि ट्राई टू अवॉइड पार्टीशन एट ऑल कॉस्ट, और जिसको जितना डिले कर सकते हो। मैं ये काम के लिए ऑथराइज्ड भी था और मेरे पास पावर्स भी थी और मैं कर भी देता, लेकिन क्या था कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि ये दोनों के दोनों दल और दोनों के दोनों लोग मान नहीं रहे थे, तो मुझे पार्टीशन पर एग्री करना पड़ा। मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिन्ना ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, नहीं तो मैं इसको छोड़ देता। और अगर ऐसा हो जाता और जिन्ना अनडिवाइडेड इंडिया में ही चले जाते, तो जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो नेहरू और गांधी के स्टेचर के सामने खड़ा हो पाता। बहुत ज्यादा कुछ बार्गेनिंग होती तो कांग्रेस उनको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो दे देती और वो लोग मान जाते और पार्टीशन नहीं हो पाता। ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था, जो उन्होंने डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस को अपनी इंटरव्यू में बताया था। इस पूरी की पूरी कहानी में एक डॉक्टर JAL पटेल भी हैं। ये बंबई के उस जमाने के एक जाने माने डॉक्टर थे, जिन्ना के पर्सनल फिजिशियन थे, और जिन्ना की ये सारे के सारे राज भी वो जानते थे। इनके लॉकर में एक एक्सरे भी था जिन्ना का, जो कि उन्होंने बहुत हिफाजत के साथ रखा था। इसमें उनके लंग्स में एक टेबल टेनिस की बॉल के आकार के 2 धब्बे दिखाई दे रहे थे, जिससे कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती थी कि अब जिन्ना ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, लंग्स उनके काफी डैमेज हो चुके थे। परंतु क्योंकि जिन्ना ने इनको स्ट्रिक्टली मना कर रखा था, तो इन्होंने ये बात कभी किसी को बताई ही नहीं थी। खैर चलिए, इस बात को छोड़ करके वापस आते हैं अपने आज के मुद्दे के ऊपर। डॉक्टर इलाही बख्श अब कुछ मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और कुछ परहेज बता देते हैं, और वो डॉक्टर रियाज अली शाह को एक मैसेज भेजते हैं कि वो तुरंत जियारत आ जाएं और अपने साथ एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर के आए और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों के साथ। 30 जुलाई 1948 को फॉर्मली जिन्ना का इलाज स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसी दिन एक दूसरी मिस्ट्री भी सामने आती है। अभी तो ये उनके जियारत जाने की मिस्ट्री ही हम समझ रहे थे और वहां की चीजें हो रही थी, लेकिन इस दिन अचानक से जियारत में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में आज भी पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते। 30 जुलाई 1948 को अचानक से, बिना किसी को बताए, बिना किसी को खबर किए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली के साथ जियारत आ जाते हैं 30 जुलाई 1948 को। इस बाबत फातिमा जिन्ना लिखती हैं अपनी बुक में कि हमको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। हम लोग एकदम सरप्राइज थे, हम लोग चौंक गए थे इनको यहां देख करके। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के वापस आने के तुरंत बाद वो डॉक्टर इलाही बख्श को अपने पास बुलाते हैं और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान उनसे पूछते हैं कि मुझे जिन्ना की कंडीशन के बारे में बताइए। और डॉक्टर इलाही बख्श उनसे ये कहते हैं कि मुझे यहाँ फातिमा जिन्ना ने बताया है, मैं अपने पेशेंट की जो कंडीशन है वो या तो पेशेंट को खुद को बताऊंगा या उनकी सिस्टर को बताऊंगा जिन्होंने मुझे बुलाया है। मेडिकल एथिक्स और प्रैक्टिसेस यही कहती है, मैं आपको नहीं बता सकता, या आप उनसे कहलवाएं तो मैं आपको बता दूंगा, या वो स्वयं आपको बताएं, पर मैं प्रोफेशनली आपको ये नहीं बता पाऊंगा। इस बात से नाराज होकर के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान अब उनको फिर दोबारा थोड़ा सख्त लहजे में डराते हुए कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं गवर्नर जनरल की ऑफिशियल स्टेटस के उस पर आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए, मैं उनकी सेहत के लिए चिंतित हूं। डॉक्टर इलाही बख्श इसके बाद भी अपना कोई स्टैंड चेंज नहीं करते और वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, आप फातिमा जिन्ना से डायरेक्टली बात कर लीजिए। फातिमा जिन्ना अपनी बुक माई ब्रदर में इस बात पे आगे जिक्र करते हुए ये कहती हैं कि जब वो वहां पे पहुंच चुके थे तो उसके बाद मैंने भाई को जाकर के बताया कि प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए हैं। जिन्ना थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, फाती, वो प्यार से अपनी बहन को फातिमा को फाती बोला करते थे। वो कहते हैं, फाती, तुम जानती हो वो यहां क्यों आया है? वो ये यहां पर ये देखने आया है कि मेरी बीमारी किस स्टेज तक पहुंच चुकी है और मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। आने दो उसको, मैं उससे मिलूंगा। फातिमा कहती हैं कि अब रात बहुत हो चुकी है भाई, कल मिल लीजिएगा। पर वो कहते हैं नहीं, वो प्रधानमंत्री है, उसके पास काम ज्यादा है, लेट हिम कम। इस बात को सुनने के बाद फातिमा नीचे जाती हैं और प्रधानमंत्री से कहती हैं कि आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं, कायदे आजम आपका वेट कर रहे हैं। दोनों में लगभग
आधा घंटे तक बातचीत होती है। इस आधा घंटे की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री लियाकत अली खान नीचे आते हैं और फातिमा जिन्ना ऊपर जाती हैं। जब वो जिन्ना के कमरे में एंटर करती हैं तो देखते हैं जिन्ना बहुत ज्यादा चिंतित हैं और कुछ मायूस से होकर बैठे हैं। वो किसी चिंता के अंदर है। बहुत पूछने पर भी जिन्ना कुछ नहीं बताते। वो कुछ सोच रहे थे। हाँ, इसके बाद जिन्ना फातिमा को कहते हैं कि रात हो चुकी है, उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ जाकर के आप डिनर कर लीजिए। फातिमा कहती है नहीं, मैं भाई आप ही के साथ डिनर करूंगी। वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं और ये उनकी तौहीन होगी। तो फोर्स करते हैं तो फातिमा जिन्ना वापस नीचे आती हैं लियाकत अली खान के साथ डिनर करने के लिए। जब वो नीचे जाके पहुंचती हैं तो देखती हैं कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही जॉली गुड मूड में है, बहुत खुशगवार मूड में है, हंस रहे हैं, खिलखिला के बातें कर रहे हैं, जोक्स भी सुना रहे हैं। इस बात से फातिमा जिन्ना बहुत सन्न रह जाती हैं। उनका ये कहना था कि एक तरफ भाई बीमार हैं, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं और आप बिल्कुल इस मूड में हैं जैसे आप कहीं किसी शादी में आए हो। इस बात का भी जिक्र वो अपनी पुस्तक माई ब्रदर में करती हैं। फातिमा उनके साथ डिनर करती हैं और वो उस रात वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी यहां पर, एक तीसरी कंट्रोवर्सी भी आके खड़ी हो जाती है सामने कि लियाकत अली खान क्या बात करके निकले और उस जानना चाह रहे थे कि क्या जिन्ना ने यह बात किसी को बताई। इस बाबत यहां पर दो थ्योरीज हैं जो पाकिस्तान में प्रचलित हैं। पहली थ्योरी, डॉक्टर इलाही बख्श ने खुद अपनी पुस्तक में यह लिखा था, जब जो कैद आजम के आखिरी दिनों के ऊपर जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें खुद लिखा था कि प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और मेरे से यह पूछा कि कायद आजम की तबीयत कैसी है, तो मैंने उनको यह जवाब दिया कि कायद आजम अब पहले से बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करता हूं वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इस बाबत प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक सेटिस्फेक्शन दिया और वो कहने लगे कि मैं उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था, अब आपने मेरी कुछ चिंताएं दूर करी हैं। पहली थ्योरी ये। दूसरी थ्योरी, डॉक्टर इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने इस बात पर आगे बढ़ाई। उनका यह कहना था कि जिन्ना के इंतकाल के बाद लियाकत अली खान ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, डॉक्टर इलाही बख्श को, और पूछा कि उस दिन जब मैं वहां से कायद आजम से मिलकर बाहर निकला था और तुम अंदर गए थे, तो कायद आजम ने तुमको क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या आपके बीच में बात हुई, कायद आजम ने मुझे कुछ नहीं बताया था, मैं उनको सिर्फ दवा देने के लिए गया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे दवा नहीं चाहिए। लेकिन कायद आजम की इस बात को मैं नहीं मान रहा था, मैंने जबरदस्ती उनके साथ दवाई पिलाने की कोशिश करी, वो नहीं माने और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप कमरे से बाहर चले जाएं, तो मैं वापस चला आया। इस बात को सुनकर लियाकत अली खान कन्विंस्ड नहीं थे। वो ये मान के चल रहे थे कि डॉक्टर इलाही बख्श उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बहुत खंगालने की कोशिश करी लेकिन इलाही बख्श ने उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे खुद नहीं पता। जब ये बातें खत्म हुई और इलाही बख्श वापस जाने लगे तो हुमायूं खान कहते हैं कि जैसे ही वो कमरे से मेरे पिता बाहर निकल रहे थे तो प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने उनको दोबारा वापस बुलाया और कहा कि अगर इस घटना के बारे में मुझे कहीं बाहर से कुछ पता चला कि कायदे आजम से मेरी मीटिंग में क्या हुआ और आपने कहीं इस बात को खोला और मुझे कहीं और से पता चलता है, तो इसके बहुत सीरियस रिपरकशंस होंगे, आप उनके लिए तैयार रहिएगा। यह थी दूसरी कंट्रोवर्सी कि वहां उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ ऐसा कि लियाकत अली खान को मिलने के बाद जिन्ना की जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, उन्होंने दवाई खानी बंद कर दी, जैसा इलाही बख्श कह रहे हैं। खैर, सच जो भी हो, लेकिन ये बात भी सच है कि फातिमा जिन्ना उनको लगातार दवाई दे रही थी और जिन्ना ने दवाई पर टेम्परेरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। 3 अगस्त 1948 को तबीयत में सुधार होता देख डॉक्टर इलाही बख्श वापस लाहौर जाने की इजाजत मांगते हैं। जिन्ना उनको इजाजत दे देते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद ईद आने वाली थी, तो कहते हैं कि आप चाहिए। डॉक्टर इलाही बख्श वापस लाहौर आ जाते हैं, लेकिन 5 अगस्त को फिर दोबारा उनको एक कॉल आता है
कि वापस ज़ियारत आई है, जिन्ना की तबीयत फिर बिगड़ गई। 6 अगस्त को डॉक्टर इलाही बख्श दोबारा ज़ियारत पहुंच जाते हैं। 9 अगस्त तक आते-आते जिन्ना की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। दवाइयों का असर भी इतना तेज़ी से नहीं हो रहा था जितना पहले हो रहा था। अब डॉक्टर्स उनको ये सलाह देते हैं कि अब आप ज़ियारत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ के हिल स्टेशन पर है, मौसम इतना आपके अनुकूल नहीं है, आप ज़्यादा इन दिनों में नहीं झेल पाएँगे इस मौसम को, तो आप यहाँ से निकलिए, वापस क्वेटा चले जाइए। लेकिन जिन्ना आसानी से नहीं मानते, जिन्ना कहते हैं मैं यहीं पर ही काफ़ी खुश हूँ। लेकिन 12 अगस्त तक आते-आते जिन्ना की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है और जिन्ना 13 अगस्त को क्वेटा वापस चले जाते हैं। जिन्ना कुछ खा पी नहीं रहे थे उस दौरान। डॉक्टर इलाही बख्श फातिमा जिन्ना को कहते हैं कि आपके भाई को मैं कैसे कुछ खिला सकता हूँ या आपके भाई कैसे खाते हैं, मुझे ये तो बता दीजिए। वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, दवाइयों का असर क्या होगा? उनका सेहत लगातार गिरती चली जा रही है, बीपी और पल्स रेट भी उनका नीचे हो रहा है। तो वो डॉक्टर इलाही बख्श को फातिमा कहती हैं कि जब हम बंबई में थे, तो वहां पर एक शेफ था हमारे पास। वो बहुत अच्छा खाना बनाया करता था और भाई उसके बनाए हुए खाने को बहुत चाव से खाते थे। वो इतनी प्यारी डिशें बनाया करता था कि वो उनका फेवरेट हो गया था। पार्टीशन के बाद हम लोग वापस चले आए और वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन वो रहने वाला फैसलाबाद का था। तो फातिमा जिन्ना डॉक्टर इलाही बख्श को उसके बारे में कुछ और डिटेल्स देती हैं। डॉक्टर इलाही बख्श कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं अगर उस डॉक्टर को खोजूं। डॉक्टर इलाही बख्श तुरंत पंजाब के चीफ मिनिस्टर को फोन लगाते हैं और ये सारे के सारा घटना का ब्यौरा करते हैं। कहते हैं ढूंढ करके उस शेफ को निकालिए। वो शेफ मिल जाता है और उसको जियारत लाया जाता है। जिन्ना को नहीं बताया जाता है अभी कि वो शेफ मिल गया है और उस रात खाना वो शेफ ही बनाता है। उस रात अपने मनपसंद डिश देख के जिन्ना खाना शुरू करते हैं और उनको पुराना स्वाद थोड़ा याद आता है और वो उस रात जम के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो फातिमा से पूछते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, किसने बनाया? तो फातिमा उनसे ये कहती है कि वो बंबई वाला जो हमारा बावर्ची था, उसने बनाया है। 29 अगस्त 1948 जिन्ना की तबीयत और थोड़ी खराब हो रही होती है, लेकिन टेस्ट थोड़े बहुत नॉर्मल ही आ रहे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन जिन्ना पर कमजोरी हावी होनी शुरू हो जाती है। जिन्ना टेंशन में थे। डॉक्टर इलाही बख्श अपनी पुस्तक में इस बात का और जिक्र करते हैं, कहते हैं जब मैं वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जिन्ना बहुत ज्यादा टेंशन में, किसी गहरी सोच में है और मुझे देख के कहते हैं डॉक्टर 5 हफ्ते पहले जब तुम जियारत आए थे तो मैं जीना चाहता था, आज मैं जीना नहीं चाहता, मैं आज मरना चाहता हूं। डॉक्टर इलाही बख्श हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि अब आप नहीं जीना चाहते हैं? तो कहते हैं मेरा मकसद पूरा हो चुका है, अब मैं चाहता हूं मैं जल्दी मर जाऊं। डॉक्टर इलाही बख्श इस बात को हैरान थे कि 5 हफ्ते में उनका कौन सा मकसद पूरा हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन क्योंकि कायदे आजम हैं भाई, वो पूछ नहीं सकते थे, तो वो रुक गए। वो बार-बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों नहीं जीना चाहते हैं, मुझे कृपया करके एक बार ये तो बताएं। लेकिन जिन्ना अपने कोई पत्ते नहीं खोलते उनके सामने। जिन्ना कहते हैं कि बस अब मैं जीना ही नहीं चाहता। इसी बात का जिक्र फातिमा भी अपनी पुस्तक माई ब्रदर में कहती हैं कि उन दिनों भाई बड़ी बेरुखी से बातें करने लगे थे, बहुत ऊट-पटांग बातें करने लगे थे और बात-बात में ये कहना चाहते थे कि मैं जीना नहीं चाहता, अच्छा हो कि मैं जल्दी चला जाऊं। डॉक्टर इलाही बख्श 1 सितंबर को 1 सितंबर 1948 को फातिमा को कहते हैं कि जिन्ना को हैमरेज हो चुका है और उनको कहा जाता है कि वो कराची तुरंत उनको शिफ्ट कर दें। परंतु जिन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होते, कहते हैं कि मैं क्वेटा में ही रहूंगा। इसके ठीक 4 दिन बाद 5 सितंबर 1948 को जिन्ना को निमोनिया भी हो जाता है। डॉक्टर इलाही बख्श अब सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में जो थे उन तक खबर भिजवाते हैं कि वो वहां से स्पेशलिस्ट की टीम जो मेडिकल इक्विपमेंट और दवाएं लेकर के तुरंत क्वेटा पहुंचे, आप वहां पे अरेंज करिए। पाकिस्तान के एम्बेसडर इस काम में लग गए, लेकिन उनको आने में टाइम लगता। इधर जिन्ना की तबीयत दिन ब दिन गिर रही थी। 10 सितंबर 1948 को फातिमा जिन्ना को डॉक्टर इलाही बख्श
अब बहुत साफ तौर पे क्लियरली बता देते हैं कि अब कायदे आजम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। फातिमा इस बात को सुन करके जोर जोर से रोने लगती है। वो उनको बहुत समझाते बुझाते हैं, ढांढस बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हाथों में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्ना को अब जाना ही होगा, वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। दोस्तों 11 सितंबर 1948 को कराची से कायदे आजम का पर्सनल जो विमान था, जो कि गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व रहता था, वो उड़ान भरता है। वो क्वेटा पहुंचता है कायदे आजम को वापस लाने के लिए। कायदे आजम स्ट्रेचर पर थे, वो चल नहीं पा रहे थे। उनको स्ट्रेचर पर एयरपोर्ट लाया जाता है और वहां से कराची के लिए ये विमान शाम को 4:15 बजे कराची पहुंचता है। कायदे आजम को मिलिट्री की एक वैन में, वो एम्बुलेंस के अंदर उसको लाया जाता है उनको, और ये कराची की सड़कों पर गवर्नर जनरल हाउस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ये बामुश्किल 2-3 किलोमीटर ही उनका ये गाड़ियों का काफिला चल पाता है कि अचानक से उस गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। ड्राइवर इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है। लगभग 20 मिनट के आसपास वो इंजन की मरम्मत करके उसको सही करने की कोशिश करता है, लेकिन सही नहीं होती। अगस्त का महीना था। कराची का मौसम जो था वो हॉट और ह्यूमिड वाला था। उसमें बहुत ह्यूमिडिटी थी, उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी भी थी। बार बार इस दौरान उनको ऑक्सीजन और हवा करने के लिए फातिमा और डॉक्टर इलाही बख्श साथ बैठे हुए थे, और वो बार बार उनको सांत्वना दे रहे थे कि अब अभी भी हम आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिन्ना बार बार एक ही चीज का कह रहे थे कि मैं नहीं जी पाऊंगा। इस दौरान एम्बुलेंस में इतनी मक्खियां थी कि वो जिन्ना को परेशान कर रही थी, और जिन्ना में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो मक्खियों को उड़ा पाए। फातिमा बहुत ज्यादा नाराज होते हुए मिलिट्री के लोग जो उनके साथ उनके काफिले में थे उनको कहते थे कि नई एम्बुलेंस अरेंज करिए अगर पुरानी ये ठीक नहीं हो रही है तो। लेकिन दोस्तों एक ये तीसरी मिस्ट्री यहां पर ये भी आ गई कि 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस ही नहीं मिलती। क्या ये पॉसिबल था कि कायदे आजम कराची आ रहे हैं, जो कि उस वक्त कैपिटल थी, और वहां के लोगों को इस बात का पता ही ना हो? ये बेरुखी अचानक से कैसे हो गई? उनका काफिला कहाँ है, कायदे आजम किस हालत में है, क्या ये सरकार में किसी को नहीं पता था? कायदे आजम का प्लेन सुबह टेक ऑफ करता है कराची से उनको लाने के लिए, क्या ये भी किसी को नहीं पता था? कोई अरेंजमेंट्स ही नहीं थे। 2 घंटे के बाद एक वैन मिल पाती है, वो भी रेड क्रॉस की थी। रेड क्रॉस की वैन में स्ट्रेचर पर रख करके ही जिन्ना को कायदे आजम के ऑफिशियल रेजिडेंस पर लाया जाता है, गवर्नर जनरल रेजिडेंस कराची में। यहां आने के बाद जिन्ना की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। शाम का 6:15 बज चुका था। जिन्ना बहुत बेचैन थे और वो बेहोशी में चले गए। करीबन 3 घंटे के बाद उनको थोड़ा होश आता है। डॉक्टर इलाही बख्श उनको यहां पर ये कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप बच जाएंगे। पर इस पर वो कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा इलाही, बहुत झूठ बोल लिया, अब मत बोलो। थोड़ी और देर वो इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं और वो फातिमा को अपने पास बुला करके कहते हैं फाती, खुदा हाफिज। और रात को 10:30 बजे कायदे आजम का इंतकाल। पाकिस्तान बनाने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन ये जो मौत के इनके 2 महीने के जो राज थे, ये घटनाएं जो घटी, उनका जियारत जाना, डॉक्टरों का इस तरह से भाग दौड़ करना, और सरकार के जो इंतजाम थे वो नाकाफी होना, एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल बेरुखी होना, ये एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स स्टार्ट करता है, बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो दोस्तों ये कहानी थी जिन्ना की एक दर्दनाक मौत की, और उन आखिरी के 2 महीने में जो उनके साथ हुआ उसके बारे में। ये आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर दोबारा मिलते हैं किसी एक नए किस्से के साथ, आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, बाय बाय।